अच्छा, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा है सेक्शन नंबर 4, दैट इज प्रोसेसर फंडामेंटल्स। अब हमारा टॉपिक है प्रोसेसर फंडामेंटल्स। तवज्जो से सुनना, इसमें हम लोगों ने मेनली कवर करने हैं कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स मुकम्मल करने हैं हम लोगों ने। यस, एक चैप्टर है इसमें सीपीयू आर्किटेक्चर, दूसरा चैप्टर इसमें है, दूसरा चैप्टर क्या था? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तीसरा है बिट मैनिपुलेशन, तीसरा है बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, सीपीयू आर्किटेक्चर, असेंबली लैंग्वेज एंड बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, हम लोग जो काम करेंगे we will start with, आपको पता है एएस के अंदर जो मेनली सीपीयू आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाता है वो है वॉन न्यूमन का। A2 वाले बच्चे, हम लोग अब सिर्फ वॉन न्यूमन पे स्टिक नहीं रहे, हम लोग आगे निकल गए उससे भी। A2 में हम उससे आगे की तरफ चले गए। एएस में मेजरली क्या चीज आपको मुकम्मल तौर पे समझाता है? वॉन न्यूमन। और A2 में वॉन न्यूमन पे हम तवज्जो ही नहीं देते। सीपीयू आर्किटेक्चर हम लोग एएस में मेनली फोकस करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर। A2 में जब आप जाएंगे, वॉन न्यूमन विल बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द अदर आर्किटेक्चर्स। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस एग्जांपल। ठीक है हसन, याद आ रही है बात है कि नहीं? हम पैरेलल चल रहे हैं A2 में आजकल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्किटेक्चर्स। याद आ रहा है कि नहीं? नकमे सुबह क्लास में नहीं बैठे थे तो मैं A2 की बात कर रहा हूं ना। तो हम SISD, SIMD, MISD, MIMD, पैरेलल प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, हम उनकी बातें कर रहे हैं। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के ऊपर। वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर इट वाज स्टार्टिंग में, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में, इट वाज इन फैक्ट डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड या डिजाइंड, अच्छा वर्ड होगा डिजाइंड। इट वाज डिजाइंड इन 1940s वाला दौर, जिसमें पाकिस्तान जो है ना बना था। पाकिस्तान जब बना था उस दौर के अंदर 45-46 के अंदर जो है ना ये वॉन न्यूमन ने आर्किटेक्चर पेश किया था। इसके आर्किटेक्चर के मुताबिक इसने कहा था कि ऐसी मशीन होनी चाहिए। देखें वो दौर किस किस्म का दौर था, वो मैथमेटिकली एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला दौर चल रहा था। वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला दौर स्टार्ट हो रहा था, जिसमें मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड वाइट कैमरास बन रहे थे, जिसमें वीडियो वाली कैमरास बन रहे थे, जिसमें स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना बूम पे चल रही थी। जिस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से इंट्रोड्यूस हो ही जा रही थी। आपकी कंट्री में नहीं लेकिन इंटरनेशनली दुनिया डिस्कवरीज किए जा रही थी। उस वक्त एक साइंसदान वॉन न्यूमन ने जो है एक आइडिया प्रपोज किया कि एक मशीन बनानी चाहिए जो हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट अंदाज में एग्जीक्यूट करे, कंप्यूटेशनल पावर जिसकी थोड़ी सी क्या हो, ज्यादा हो, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करा सके, जो हमारे जो काम है साइंटिफिक काम उनको परफॉर्म कर सके। अब उसने क्या प्रपोज किया था? उसने कहा था कि जी अब मेन जो कंप्यूटर का मॉडल है वो इमिटेट किया गया है इंसान के स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसने कहा था जैसे इंसान उस वक्त बायोलॉजिकली तो रिसर्च आसमान पे पहुंची हुई थी, कंप्यूटर की लेटेस्ट रिसर्च आई है, लेकिन अब रिसर्च इतनी है कंप्यूटर्स की कि बायोलॉजी पीछे रह गई, CS आगे निकल चुकी है रिसर्च अंदाज में। तो कहने का मतलब यह है कि उसने कहा था कि यार दिमाग जो है ना इंसान का एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सोचता है, समझ आ रही बात है कि नहीं? ये सोचता है और इसी में क्या है, मेमोरी भी है।
वॉन न्यूमन ने कहा था एक है मेमोरी का कंपोनेंट, एक है प्रोसेसिंग का कंपोनेंट। अब प्रोसेसिंग कंपोनेंट सिर्फ क्या करेगा, सिंगल प्रोसेसर एंड सिंगल मेमोरी यूनिट इस्तेमाल होगा। मेमोरी में तमाम वो चीजें रखी जाएंगी जिसको हम एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, यानी दोज थिंग्स दैट आर एग्जीक्यूटेड और दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड। जिनको अभी एग्जीक्यूट करना होता है मींस दैट आर टू बी प्रोसेस्ड और दैट आर प्रोसेस्ड। जिनको भी करना होता है प्रोसेस उनको भी मेमोरी में रखा जाए, जिनको कर चुके होते हैं उनको भी मेमोरी में रखा जाए। और करता कौन है प्रोसेस, एक ऐसी मशीन होगी जिसका नाम रखा जाएगा प्रोसेसर, जिसका नाम रखा जाएगा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर सीपीयू आर्किटेक्चर के अंदर जब हम प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कि प्रोसेसर खुद क्या है, जैसे हमारा दिमाग है इसमें एक बड़ी एक इस किस्म की, जो समझ लें कि अल्लाह की तरफ से जब आप देखते हैं, जो दिमाग की तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये मुख्तलिफ 70% ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर कॉन्टेंट्स। 70% ऑफ द ब्रेन इज मेड ऑफ वाटर कॉन्टेंट्स, 30% इज द सॉलिड थिंग। उस जो सॉलिड चीज है उसको जब आप खोल के देखते हैं, लेट्स से एक बकरी का दिमाग आप निकाल के चेक करें, आप किसी भी जानवर का दिमाग निकाल के चेक करें तो उसमें आपको कोई कंपोनेंट्स, आपको हार्डवेयर नजर नहीं आएगा। वो आपको कुछ इस किस्म के जो गोश्त का लोथड़ा टाइप की चीज होगी जिसमें मेमोरी स्टोर हो रही है, जो प्रोसेस कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं? द कॉम्प्लेक्स पार्ट हियर वाज टू डिजाइन दिस सीपीयू। इट वाज नॉट, कॉम्प्लेक्स पार्ट वाज नॉट कि ये मेमोरी यूनिट किस तरह से बनेगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट था सीपीयू बनाना है, प्रोसेस करना सिखाना है इसको। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जब प्रोसेसर को इसने डिफाइन किया था, इसने कहा था मेन बेसिक आर्किटेक्चर तो इसका ये था कि जी यहां पे एक लगा होगा प्रोसेसर होगा, एक होगी इसकी मेन। इसने वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया था रैम रोम का, एसएसडी, एचडीडी, इसने कॉन्सेप्ट, इसने कहा था बस एक मेमोरी होगी जिसको आजकल की दुनिया में आप लोग रैम के नाम से जानते हैं। इसने कहा था बस वो वाली एक मेमोरी होगी और डेटा इसमें स्टोर किया जाएगा, ये प्रोसेसर के पास आएगा, प्रोसेसर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो उनसे दोबारा मेन मेमोरी में जाके क्या कर देगा, डेटा को स्टोर कर लेगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? और मेन मेमोरी के साथ इंटीग्रेट कौन करेगा, आईओ डिवाइसेस जो सी है मेन मेमोरी में डेटा ला के स्टोर करेंगी और ये जो है ना उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। जी ये लेकिन हमने हार्डवेयर में पढ़ा नहीं सर, क्या चीज? प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपने नहीं पढ़ा? प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने? आपने फेच एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ी है ना? आपने फेच एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ी है ना? आपने उसमें सीपीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर तो नहीं पढ़ा, सीपीयू के अंदर क्या है। तो अब हम जो है ना डिस्कस करेंगे, किसके ऊपर आएंगे, हम सिर्फ इस कंपोनेंट की तरफ आते हैं। इस बारे में मेन मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आई होप ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं? बैठे जल्दी से। आप कहाँ थे? अच्छा, वॉन न्यूमन किस काम पे फोकस कर रहा था? इट वॉज वर्किंग ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स। जितने भी प्रोग्राम किसको कहा जाता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are performed sequentially, set of instructions that are performed sequentially। वॉन न्यूमन ने ये कहा था जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको एक सीक्वेंस में रखा जाएगा और उसके बाद पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और उसको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसीलिए सीक्वेंस में रखने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत होती थी? बताएं, किसकी जरूरत होती थी? मेन मेमोरी की जरूरत होती थी। और मेन मेमोरी में जो लोकेशंस थी वो कॉन्टिग्युअसली सेव की जाती थी। ऐसा ही है कि नहीं? तो इसीलिए प्रोग्राम काउंटर के लिए जनरलाइज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड, ताकि हर दफा जब एक दफा काम मुकम्मल हो जाए तो प्रोग्राम काउंटर +1 यानी इंक्रीमेंट करता था वैल्यूज को। क्या करता था? प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट करता था। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझा गया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको।
बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो इसको सपोर्ट करेंगी, जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट आएगा, जिसमें आपका एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आएगा, जिसमें सेट ऑफ रजिस्टर्स आएंगे, जिसमें वो वायर्स आएंगी जो डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करवा रही हैं। उन वायर्स का नाम इसमें बसेस रखा गया था। बात समझ आ रही है कि नहीं? उन वायर्स का नाम क्या रखा गया था? बसेस रखा गया था। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो जब मैं इसमें ये बनाता हूं, इसकी जब डायग्राम तो आप लोगों ने बनाई होगी कि नहीं बनाई? डायग्राम नहीं बनाई थी? डायग्राम बनाई थी कि नहीं बनाई थी सीपीयू की? इट्स द सेम डायग्राम जो ओ लेवल्स में भी इस्तेमाल होती है। दिस इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के साथ लगी होती है सिस्टम क्लॉक, इसके साथ अटैच्ड होती है सिस्टम क्लॉक। कंट्रोल यूनिट के बिल्कुल पास होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट के बिल्कुल पास होता है एएलयू। ये वो सेट ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स हैं set of those different registers, program counter, MAR, MDR, CIR, status register, SR is status register, ठीक है? प्रोग्राम काउंटर, ये वो क्लॉक स्पीड, जब आप क्लॉक की स्पीड बढ़ाते हैं तो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। कंट्रोल यूनिट CIR से भी कंट्रोल यूनिट के अंदर वैल्यूज जाती है। एक्यूमुलेटर से भी जाती हैं। ये था जी वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। अब ये जो सी बस है, ये है एड्रेस बस। यहां से जो सीपीयू से बाहर निकल रही थी ये थी डेटा बस। यहां से जो बाहर निकल रही थी ये थी कंट्रोल बस। ये थी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ड्यूल डायरेक्शन होने की वजह से मैं डबल एरोस बनाऊंगा। डेटा बस में भी ड्यूल डायरेक्शन होने की वजह से मैं एरोस बनाऊंगा। और एड्रेस बस सिंगल डायरेक्शन है, इसलिए उसको उसी तरह से छोड़ देंगे। तो जब हम बात करते हैं सिंपल सीपीयू की बात करते हैं, तो सीपीयू बल्कि एक कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात करें, तो पीसी मेनली बना होता है किन किन चीजों के साथ? एक होती है उसकी मेन मेमोरी, एक थी उसका आईओ कंपोनेंट, और एक था उसका प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस प्रोसेसिंग यूनिट का नाम जो सा है सीपीयू रखा गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस प्रोसेसिंग यूनिट के पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि रजिस्टर, जैसा कि
कंट्रोल यूनिट, जैसा कि बसेस, जैसा कि सिस्टम क्लॉक। अच्छा, सिस्टम क्लॉक क्या होती है? ये प्रोड्यूस करती है टाइमिंग सिग्नल्स। टाइमिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स। ये क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस टाइमिंग सिग्नल्स फॉर कंट्रोल एंड coordination of tasks, control and coordination of tasks, and other components of CPU. बसेस क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज। एक चीज मैंने मिस ही कर दी इसमें से, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ALU। बसेस क्या करती हैं? कैरीज डेटा। बसेस क्या करती हैं? दे कैरीज डेटा। जी, डेटा भी। स्टेटस रजिस्टर, डेटा, एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है। बसेस बेसिकली क्या होती हैं? दे आर वायर्स। वायर्स बोलें या इनको चैनल्स बोल लें, सब जो भी कुछ भी कैरी कर रही है, जो कि कंट्रोल सिग्नल है तो वो सिग्नल कैरी करती है, तो डेटा नहीं होगा वो। तो इसलिए मैं इसको डेटा पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा। डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है और कंट्रोल सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जब ALU की बात की जाती है, ALU एक ऐसा कंपोनेंट है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म। नहीं, मेरी बात याद रखें, इधर देखें जरा, ये जो कंप्यूटर बना था, ये पहले जब बना था, ये PUBG खेलने के लिए नहीं बनाया गया था। ये बनाया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह की जो कंप्यूटेशंस है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये अरिथमेटिक काम को परफॉर्म कर, मैथमेटिकल कामों को आसान करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मैथ्स की जो बुनियाद है ना, वो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ही बनी है। पावर मल्टीप्लाई है। पावर क्या है? वो असल में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसी तरह से आगे जाते रहे तो हर चीज जो उनसे ना बेसिक्स की तरफ जाके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उनकी कोशिश ये थी कि जिस हद तक सॉल्व हो सके चीजें, जरा हम उसको कर लेंगे फिर आगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी दो वैल्यूज में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो, फिर और, नॉट और एंड एक्सेट्रा। क्योंकि जब ये एंड ऑपरेट हो जाए, नॉर ऑपरेट और ऑपरेट हो जाए, नॉट हो जाए, तो बाकी सारे भी इन्हीं से मिलके बन नहीं जाएंगे। क्या ख्याल है? जोर भी बन जाएगा, नॉर भी बन जाएगा, नैंड भी बन जाएगा, सारे बन जाएंगे इससे। बच्चों समझ आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, लॉजिक तो स्टार्ट से, जब कंप्यूटर बने थे तो लॉजिक उस वक्त बन चुकी थी। ठीक है। जैसे अक्सर औकात हम कहते हैं ना कि साइंस की मुख्तलिफ ज़ुबानें होती हैं, साइंस की मुख्तलिफ ज़ुबानें, और मैथ्स की तो वैसे ही बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह हम एक मिसाल के तौर पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार एक तरीका है इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करने का, अलजेब्रिकली यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। एक तरीका जी एलिमिनेशन मेथड, यानी कि दो इक्वेशनों को प्लस माइनस करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, अरिथमेटिक तरीका है। अच्छा जी, एक तरीका है ग्राफ के जरिए उसको सॉल्व करने का, वो एक ग्राफ की दुनिया में सॉल्व होता है। अच्छा जी, एक तरीका है दूसरे वाला जो कि आपको मैट्रिक्स की दुनिया में आप जाके सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। मेरी समझ आ रही है कि नहीं? मैट्रिसेस की दुनिया में जाके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह मैथ्स की एक और बिल्कुल अलग जुबान भी है। मैट्रिक्स मैथ्स की बिल्कुल अलग जुबान है। मेरी बात समझ आ रही है? डिफरेंशिएशन कैलकुलस मैथ्स की एक अलग जुबान है। ज्योमेट्री मैथ्स की एक अलग जुबान है। बूलियन मैथ्स की एक अलग जुबान है।
बुलियन मैथमेटिक्स बहुत पहले आ चुकी थी, बुलियन मैथमेटिक्स बहुत पहले आ चुकी थी। अभी भी जब अगर आप एमएससी करते हैं मैथमेटिक्स में, मास्टर्स करते हैं मैथ्स के अंदर, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट इज बुलियन अलजेब्रा। एक बुलियन का एक पूरा मैथ्स सिखाई जाती है आपको कि ये है क्या चीज। उसमें सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, उसमें सिंबल्स डिफरेंट होते हैं और हर सिंबल का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? नहीं समझ आ रही तो बताओ, आ रही है समझ जी? बूलियन अलजेब्रा में लॉजिक गेट्स गेट्स नहीं होते, डॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट इस तरह की बेसिक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, एंड फर्दर होना की भी चीजें, ठीक है। अच्छा फिर जब हम रजिस्टर्स की बात करते हैं, रजिस्टर तो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। हमारे दो तरह के रजिस्टर्स आएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कहा जाए तो सीपीयू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या था, लिख लें अपने पास जी। जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स दोनों लिखेंगे हम, डोंट वरी। सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के पास क्या था, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी, in von Neumann architecture the processor will have direct access to the memory, in von Neumann's architecture the processor has direct access to the memory. The processor has direct access to the memory, main memory. The memory, like next point इसी के साथ नीचे लिखें, the memory contains stored program. The memory contains stored program. The memory contains stored program. इसका मतलब है once the program is executed, it will be kicked out of the main memory and on that memory new programs will be loaded. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें इसके साथ ही once the programs, when the program basically क्या, ये बात मेरी बात सुने, इसके ऊपर तो हम बहुत ही तवज्जो देंगे। प्रोग्राम किसको बोलते हैं? What is program? This is set of instructions. Set of instructions. There is a difference between the word program and process. There is a difference between A to L लाजमी सुने, आपने तो पढ़ना भी है इसको बाकायदा। There is a difference between program and a process. Program is a written code only. Program is a written code only. But if that code is written only, it will be program. But once it comes in the processor, it will become a process. उस प्रोग्राम का नाम तब्दील हो जाएगा फिर। The running program is known as a process. The kept program, the static set of instructions or code, it is known as simple program. तो ये क्या है? Set of instructions. But once it starts executing, the processor takes certain steps into its own, registers. वो उसको सॉल्व करेगा तो वो प्रोसेस बन जाएगा। इसीलिए उस मशीन को जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसको प्रोसेसर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोसेसर कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज कोड पड़ा हुआ है उस कोड को प्रोसेस का नाम दिया गया था। क्लियर हुई बात कि नहीं? जो प्रोसेसर से बाहर है ना, वो प्रोसेस नहीं है, वो प्रोग्राम कहलाया जाएगा। तो जो हम लिखते हैं वो प्रोग्राम होता है, टाइप करते हैं, पूरा कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो क्या होती है? प्रोग्राम होती है बच्चों। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? तो जब उसको हम रन कर रहे होंगे तो जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, the program that is in the running state is known as a process. जो एग्जीक्यूटिंग, जिसकी चल रही होती है, एग्जीक्यूशन चल रही होती है जिसकी, समझ आ रही बात ही कि नहीं? So memory contains stored program, set of instructions that are executed sequentially, that are processed in an order. The order is defined by program counter. पहले उसको पता होता है कि अगला
क्या करना है। ठीक है जी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसमें? मेन मेमोरी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, ये तो आपकी वो रैम से तशबीह देती है, ये तो रैम के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। ये जो प्रोग्राम काउंटर MAR MDR CIR, ये तो मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे से रजिस्टर्स हैं, ये इसमें तो बहुत थोड़ा डेटा टेम्परेरीली स्टोर किया जा सकता है। और ये स्टोरेज है किसकी? CPU की स्टोरेज है, CPU के अपने रजिस्टर्स हैं। ये मेन मेमोरी एक अलग कंपोनेंट है, लेकिन जब भी कभी एक काम को परफॉर्म करना होता है तो CPU को नहीं पता कि, देखिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, ये याद रखें, बहुत एटॉमिक लेवल पे जाके काम होता है। अब एटॉमिक लेवल इसका क्या है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। अब उस एक चीज को एग्जीक्यूट करने में बहुत से रजिस्टर्स आते हैं, एक छोटी सी ऐड करने में, इवन लोड भी करना है, आपने लोड करना है मेमोरी में से, आपने कंटेंट उठा के एक्यूमुलेटर में लेके आने हैं अगर, तो वो लाने में सिर्फ कहा जाएगा, हम तो इंस्ट्रक्शन दे देंगे जी LDD 45 या LDD 3 लिख देंगे कि गो टू द लोकेशन 3 एंड फेच व्हाटएवर इज इन द मेमोरी इनटू द एक्यूमुलेटर। ये तो बड़ा आसान है कह देना। बेजान चीज कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगी? आप तो करंट दे रहे हैं सिर्फ उसको। हाउ द स्टेप्स विल बी एग्जीक्यूटेड? कंट्रोल यूनिट एंड सिस्टम क्लॉक। System clock is producing timing signals, control unit is sending those signals appropriately कि ये सिग्नल कौन से कंपोनेंट के लिए, एंड जब भी वो सिग्नल उस कंपोनेंट तक पहुंचता तो कंपोनेंट को पता होता है कि मैंने ये काम करना है, अब आगे अब मेरी बारी है। तो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, समझ आ रही है कि नहीं, दैट होल्ड्स द एड्रेस of the next instruction जो कि परफॉर्म करनी होती है। Because in computer when you are saying that the memory contains stored program, it means the stored program will have data, instruction, or it can sometimes also hold any other thing। तो उसको जब मेन मेमोरी में रखा जाएगा तो मेन मेमोरी में एक होते हैं आपके contents, दूसरे होते हैं आपके एड्रेस। So ये जो पूरा एक ब्लॉक है इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। अब इस एक मेमोरी यूनिट में एड्रेस भी शामिल है और कंटेंट भी शामिल है, समझ आ रही है कि नहीं? एक मेमोरी यूनिट जो सा है, एक मेमोरी यूनिट में एड्रेस भी है और इसी के अंदर कंटेंट्स वाला पार्ट भी है। अब कंटेंट्स जो से हैं, कंटेंट्स के अंदर कुछ भी सेव कर सकते हैं आप। इसमें आप क्या सेव कर सकते हैं? यू कैन सेव डेटा, यू कैन सेव एड्रेस, यू कैन सेव इंस्ट्रक्शंस। टेम्परेरीली आप उसको स्टोर कर सकते हैं। वंस द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। सो मेन मेमोरी के अंदर कॉन्टिग्युअसली देयर आर लॉट ऑफ मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल जिसमें डेटा, एड्रेस या इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं। प्रोग्राम काउंटर एक छोटा सा रजिस्टर है जो कि सिर्फ इज हेल्पिंग द, कह लें कि एक बड़े प्रोग्राम को आपने मेन मेमोरी में लिखा, उनमें से एक इंस्ट्रक्शन को ब्रेक करके फिर 5-6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया, उनमें से एक स्टेप परफॉर्म करने वाला रजिस्टर कौन है? प्रोग्राम काउंटर है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता दें, बोलो बच्चों, आ रही है? कंप्यूटर में हर चीज जो सी है ना, इट्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बट जब आपको किसी किताब में किसी भी जगह दिखाया जाता है तो एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल्स में दिखाया जाता है, बेशक हायर क्लासेस में भी हो हेक्साडेसिमल्स में दिखाया जाता है, और जो कंटेंट्स हैं उसको जिस तरह भी है उसको उसी तरह से अपनी ही इंस्ट्रक्शंस के तौर पे, इंस्ट्रक्शन सेट के तौर पे दिखाया जाएगा, या जो डेनरी या टेक्स्ट की सूरत है उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। सो यहाँ तक कोई बात, ये सारी बातें लिख ली हैं सारों ने? इसमें देखें, मैं चाहूँ तो मैं लिखवा भी सकता हूँ, बस मेमोरी यूनिट का मैंने बता दिया, तो आप इसको मैं अगर लिखाऊँ जी, मेमोरी यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ एन एड्रेस एंड द कंटेंट्स, एंड कंटेंट्स कैन ईदर बी डेटा, एड्रेस, और इट कैन बी इंस्ट्रक्शंस। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो द मेन आइडिया अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, तो ये जस्ट आपको मैंने बता भी दिया, तो आप इसके साथ साथ इसको अगर ठीक तरह से कंपोज कर लें तो तब भी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। यू नो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन शायद अभी देखी नहीं है। इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कमांड फॉर अ प्रोसेसर टू डू समथिंग। देयर आर
अब बड़े मजे की बात है, अब चीजें थोड़ी सी आसान करते हैं। कंप्यूटर सब कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर सिर्फ वो कर सकता है जो आपने उसको बताया है। मतलब इसका क्या है? कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म दोज टास्क्स, कंप्यूटर सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है जो आपने बताई हैं उसको। सो इट मींस देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन फीड अ कंप्यूटर, वी कैन इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर। क्या ख्याल है? उन इंस्ट्रक्शन से बाहर कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर दैट इज वाई इज नॉट नेचुरली इंटेलिजेंट, इट इज मेड, यू कैन लाइक फेक अंदाज में हमने इसको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आपने कहा है। समझ आ रही कि नहीं? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जैसे आई वाज डिस्कसिंग इन सम अदर क्लास एज वेल कि इंटेलिजेंस इज टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। यू टेक अ डिसीजन। यू कैन ऑल्सो feed a computer with so many different type of data that is already saved in your mind. I told you computer is a total imitation of a human body. Computer is a total imitation of a human body. Instructions क्या होती है? They are commands. अच्छा, I was telling you computer can perform nothing. कंप्यूटर सिर्फ वो काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस आप उसको देते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस 100 भी हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है सिस्क के अंदर। लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, ज्यादा सारी इंस्ट्रक्शंस भी। जितनी इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को उतने ज्यादा काम परफॉर्म करेगा वो। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? अब जब आप एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मिसाल के तौर पे LDD03, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब 03 यहां पे पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे 59। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है, ये इंस्ट्रक्शन में ना 2 हिस्से होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन में 2 हिस्से होते हैं। एक होता है, ये है वो ऑपरेशन जो परफॉर्म कराना है, ये है उसका नो ऑपकोड। इट डिपेंड्स ऑन दिस इंस्ट्रक्शन। समझ आ रही? ये आ गया ऑपकोड और ये आ गया उसका ऑपरेंड। अब इस कोड के मुताबिक ऑपरेंड वेरी कर रहा होता है। समटाइम ऑपरेंड डेटा होता है, समटाइम ऑपरेंड खुद एड्रेस भी हो सकता है। ये समझ आई मेरी बात? नहीं आई तो बता दें आगे। इसका मतलब है, जाओ एड्रेस नंबर 3 पर जाओ, वहां के कंटेंट्स देखो, जो कुछ भी है उठा के किस में ले आओ, एक रजिस्टर में ले आओ जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में क्या चीज आके स्टोर हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 59। अब ये जो LDD लिखा हुआ है, इसकी डिकोडिंग कंट्रोल यूनिट करवाता है। कंट्रोल यूनिट करवा के फिर वो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके रख देता है उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।